बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायनामिक्स। ठीक है, अब तक हम लोग 2 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मेजरमेंट से रिलेटेड और काइनेमेटिक्स से रिलेटेड तमाम तर एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर उन तमाम वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले किसकी तरफ, डायनामिक्स। ठीक है, और चैप्टर 3 है हमारे पास, और इसकी सीरीज़ इंशाल्लाह हमारे पास इसमें 60 to 70 तक एमसीक्यूज़ हैं। तो मैं आपको तमाम तर छोटी छोटी वीडियोस के साथ इसको आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमारा एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि हमारे पास वेट की डेफिनेशन क्या है वो आपसे बेसिकली पूछी गई है कि हमारे पास वेट किसके बराबर होता है। आपने देखा कि वेट की जो आप लोग फार्मूला लिखते होते हैं, वेट इक्वल है के एम जी के। तो हमारे पास वेट जो होता है वो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी भी आप इसे लिखते हैं, एफ जी इक्वल है एम जी के। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इट्स नोन एज वेट। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको ज़बानी आनी चाहिए। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखें, द ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग ऑन द बॉडी, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द mass ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटी, द ऑब्जेक्ट mass मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच इज़ नॉट वन ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए कि हमारे पास न्यूटन लॉज के कितने न्यूटन लॉज हैं। हमारे पास 3 न्यूटन लॉज हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगती है तो वो जब तक फोर्स नहीं लगती वो तब तक अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहता है या मूव करता रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आपने पढ़ा कि हमारे पास जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और हमारे पास जो फर्स्ट वन है उसमें थर्ड वन सॉरी उसमें हमारे पास तमाम फोर्सेज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा से रिलेटेड नहीं है। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसको जरा गौर से देखिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ इस बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शनल फोर्स। तो आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है, ये सेकंड डेफिनेशन जो है वो डेल पी बाय डेल टी। अब इसको देखें तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि फोर्स जो है वो हमारे पास इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इफ अ बॉडी exerts a force on a body B and the body B exerts a force on A but it's equally and opposite in direction. D क्या है, a body continue in a state of rest or uniform motion in straight line unless acted upon by some external force. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि न्यूटन लॉ से रिलेटेड नहीं है? तो हमारे पास वो ऑप्शन है ए। आगे देखें कि हमारे पास है व्हेन फोर्स। ठीक है, when a force of 4 Newton acts on a mass of 2 kg for a time of 2 seconds, what is the rate of change of momentum? तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, कुछ में आंसर खुद ही दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फार्मूला यहाँ पे लगना है F इक्वल है डेल पी बाई डेल टी के। उसने हमसे सवाल में पूछा है कि ये बताएं डेल पी बाई डेल टी क्या होगा, और हमें F दिया है, F कितना है 4 है। तो आप देखें कि डेल पी बाई डी टी किसके बराबर है, एफ की। एफ किसके बराबर है 4 के। तो 4 हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। डायरेक्ट आप इसका 4 आंसर पे करेक्ट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। इसका ये देखें यहाँ बताया हुआ भी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स के, और फोर्स किसके बराबर है एम वी एफ माइनस एम यू बाई। मैंने सारा फार्मूला सॉल्व करके आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस आप वो फार्मूला याद रखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी वी विच इक्वेशन गिव्स द मोमेंटम पी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टर्म्स ऑफ आइदर एम और वी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ई के। मतलब मोमेंटम को आपने बताना है कि एनर्जी की टर्म्स में। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके चैप्टर में से आया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास एनर्जी किसके बराबर है 1/2 एम वी स्क्वायर के। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि मोमेंटम किसके बराबर है एम वी के। आपने इस इक्वेशन में ना मोमेंटम को मेंशन करना है, तो हम क्या करेंगे एम से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एम से डिवाइड भी कर देंगे खुद से। ठीक है, और इसको ई के, काइनेटिक एनर्जी है तो ई के लिख दें। अब ये किसके बराबर आ गया पी के, पी स्क्वायर बाय 2 एम इक्वल है ई के।
2m/p स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हम इसका क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m/e(k), ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है p = 2e(k)m। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। न्यूटन थर्ड लॉ concerns the force of interaction between the two bodies. Which of the following statement relating to the third law is not correct? थर्ड लॉ के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? The two forces must be the same type. The two forces must be at different bodies. The two forces are always opposite in direction. ठीक है, यहाँ तक ये उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। The two forces are equal, opposite and so the bodies are in इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ जो ज़्यादातर अप्लाई होता है वो बॉडीज मोशन में होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो, मतलब जो करेक्ट नहीं है वो डी होगा, और साथ उसकी ये रीज़न भी दी गई है, ठीक है। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। इस तरह छोटी छोटी वीडियोस के साथ, मतलब जो आप 5 मिनट में फ्री बैठे भी देख सकते हैं, और उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह तमाम तर मैं आपको इसका पूरा चैप्टर शेयर कर दूँगी।